बर्लिन का विक्ट्री कॉलम, जिसे प्यार से गोल्डेल से या गोल्डन एलसी बोला जाता है, एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। यह शानदार स्तंभ बर्लिन के स्काईलाइन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ये टीरगार्टन पार्क में ऊंचा खड़ा है, लेकिन ये हमेशा से यहां नहीं था। पहले इसे राइक्सटाग के पास रखा गया था, लेकिन बाद में इसे यहां स्थानांतरित किया गया। इसे सबसे पहले 1873 में बनाया गया था, डेनमार्क के साथ हुए डेनिश प्रशन वॉर में प्रशा की जीत की खुशी में। इस युद्ध में जीत ने प्रशा को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस जीत के बाद प्रशा ने और भी कई युद्ध जीते और जर्मनी एक हो गया। यह कॉलम उन सभी जीतों का प्रतीक बन गया जो प्रशा ने हासिल की थी। इस कॉलम का बनना एक नए और ताकतवर जर्मन एम्पायर का सिंबल बन गया। यह एकता और शक्ति का प्रतीक था, जो जर्मन लोगों के गर्व और महत्वाकांक्षा को दर्शाता था। इसकी ऊंचाई नए बने देश की एम्बिशन और ताकत को दिखाती है। यह स्तंभ 67 मीटर ऊंचा है और इसके शीर्ष पर स्थित मूर्ति इसे और भी ऊंचा बनाती है। कॉलम के ऊपर विक्टोरिया की मूर्ति है, जो जीत की रोमन देवी है। यह मूर्ति 8.3 मीटर ऊंची है और इसे सोने की परत चढ़ाई गई है, जो इसे दूर से भी चमकदार बनाती है। यह ब्रॉन्ज की मूर्ति फ्रीडरिख ड्रेक ने बनाई थी। ड्रेक ने इस मूर्ति को बहुत ही बारीकी से तराशा, जिससे यह एक अद्वितीय कला का नमूना बन गया। जल्द ही यह जर्मन महत्वाकांक्षा और नेशनल प्राइड का सिंबल बन गया। यह स्तंभ जर्मन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जो उन्हें अपने देश के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। लेकिन विक्ट्री कॉलम की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। यह स्तंभ बर्लिन के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है, जिसमें संघर्ष, पुनर्निर्माण और परिवर्तन शामिल है। यह कहानी बर्लिन के इतिहास से जुड़ी है, जो सिटी के रेजिलियंस और मुश्किल समय के बाद फिर से उभरने की ताकत को दिखाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब बर्लिन को फिर से बनाया गया, तब भी यह स्तंभ खड़ा रहा, जो शहर की अडिग भावना का प्रतीक है। कोल्ड वॉर के समय इसका सिंबॉलिक महत्व और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना बर्लिन के बदलते हुए समय का गवाह है। इसे 1938-39 में नाजी शासन के दौरान टीरगार्टन में स्थानांतरित किया गया था। विक्ट्री कॉलम सिर्फ पुरानी जीत का मॉन्यूमेंट नहीं है, यह एक जीवंत प्रतीक है जो समय के साथ बदलते हुए बर्लिन की कहानी को बयां करता है। ये उस सिटी की एंड्यूरिंग स्पिरिट को दिखाता है, जिसने अपने इतिहास में बहुत चैलेंजेस का सामना किया है। यह स्तंभ बर्लिन के लोगों की दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। ये अतीत की याद दिलाता है, वर्तमान का प्रतीक है और भविष्य के लिए आशा की किरण है। यह स्तंभ हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम हमेशा उनसे उभर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे ही काइजर विल्हेल्म II के समय बर्लिन बदल गया, विक्ट्री कॉलम में भी बड़ा बदलाव आया। काइजर को यह कॉलम उनकी राजधानी के ग्रैंडियर के हिसाब से बहुत छोटा लगा, इसलिए इसे राइक्सटाग बिल्डिंग के सामने से हटा दिया गया। 1938 में इसे टीरगार्टन पार्क के बीचों बीच इसकी मौजूदा जगह पर स्थापित किया गया। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं था। कॉलम को लगभग 20 फीट ऊंचा बनाया गया, ताकि ये और भी इंपोजिंग लगे। इससे सिटी के अंदर पावर और एम्बिशन में बदलाव दिखाई देता है। एक छोटे से स्मारक से संतुष्ट नहीं, नए स्थान पर स्थापित और बड़ा विक्ट्री कॉलम बढ़ते हुए नेशनल प्राइड और एस्पिरेशन को दर्शाता है। इसके साथ ही एक ग्रैंड बुलेवार्ड भी बनाया गया, जो सीधा कॉलम तक जाता है, जिससे सिटीस्केप में इसका महत्व और बिया आच जाता है। इस न्यू अर्बन डिजाइन ने विक्ट्री कॉलम को एक नए ट्रायम्फल एक्सिस के केंद्र में स्थापित कर दिया, जिससे जर्मन पावर और एम्बिशन के सिंबल के रूप में इसकी भूमिका और मजबूत हो गई। विक्ट्री कॉलम का स्थानांतरण इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह अब सिर्फ पुरानी जीत का मॉन्यूमेंट नहीं था, बल्कि दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे एक राष्ट्र का पावरफुल सिंबल बन गया था। इसका नया स्थान और ग्रैंड रूप बदलते हुए जर्मनी की एस्पिरेशंस को दर्शाता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। नाजी शासन ने विक्ट्री कॉलम की सिंबॉलिक पावर को पहचाना और इसे अपने प्रोपेगेंडा मशीन में शामिल कर लिया। 1930s और 40s के दौरान यह कॉलम ग्रैंड मिलिट्री परेड्स और रैलीज की बैकड्रॉप बन गया, जो नाजियों के ताकत और राष्ट्रवादी जोश के संदेश को दर्शाता था। नाजी शासन ने चालाकी से कॉलम के सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया और इसे प्रशन जीत के प्रतीक से बदलकर अपने खुद के प्रभुत्व का प्रतीक बना दिया।
जर्मन एकीकरण का एक बार मनाया जाने वाला प्रतीक नाजी विचारधारा की भयावहता से जुड़ गया। इसकी छवि हमेशा के लिए दागदार हो गई। हालांकि नाजियों ने विक्ट्री कॉलम को अपना बताने की कोशिश की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका बचे रहना इसकी मजबूती को दर्शाता है। जबकि बर्लिन का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया था, यह कॉलम लगभग सुरक्षित रहा, जो इसके मजबूत निर्माण और शायद विनाश के बीच आशा की एक किरण का प्रतीक था। विक्ट्री कॉलम हमें राष्ट्रवाद के खतरों और राजनीतिक लाभ के लिए प्रतीकों के गलत इस्तेमाल की याद दिलाता है। नाजी युग के दौरान इसकी कहानी इतिहास की एक कड़ी चेतावनी है, जो भविष्य की पीढ़ियों को सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं के प्रलोभन से सावधान रहने का आग्रह करती है। सेक्शन 4, अ सिटी डिवाइडेड, द कॉलम एज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन दो हिस्सों में बंट गया। पूर्व और पश्चिम के बीच बड़े आइडियोलॉजिकल संघर्ष का एक छोटा सा रूप। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि यह दो अलग अलग विश्व दृष्टियों का टकराव था, जो शहर के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। वेस्ट बर्लिन में स्थित विक्ट्री कॉलम शीत युद्ध के दौरान एक नए अर्थ में दिखाई देने लगा, जो दो हिस्सों में बंटे शहर के लिए रेजिलियंस का प्रतीक बन गया। यह कॉलम न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक था, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया जो विभाजन के बावजूद एकता की उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। हालांकि यह वेस्ट बर्लिन में स्थित था, लेकिन ईस्ट बर्लिन से भी विक्ट्री कॉलम को देखा जा सकता था। इसलिए यह सोवियत शासन के तहत रहने वालों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह उन लोगों के लिए एक दृष्टिगत संपर्क था जो स्वतंत्रता और एकता की आकांक्षा रखते थे। यह उनके लिए बर्लिन वॉल के पार मौजूद आजादी और अवसर की याद दिलाता रहा, जिससे उनके मन में फिर से एक होने की इच्छा जागृत होती रही। यह कॉलम एक प्रकार का मूक संदेशवाहक था, जो उन्हें यह याद दिलाता था कि विभाजन अस्थायी है और एकता संभव है। इस दौरान कॉलम का रेजिलियंस और भी महत्वपूर्ण हो गया। यह न केवल एक भौतिक संरचना था, बल्कि यह उन मूल्यों का प्रतीक भी था जो बर्लिनर्स के दिलों में बसे थे। यह उन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमता का प्रतीक था, जो उन्होंने विभाजन के दौरान झेली थी। यह न सिर्फ युद्ध के भौतिक विनाश से बचा रहा, बल्कि उन आइडियोलॉजिकल मतभेदों से भी बचा रहा, जिनसे शहर के स्थायी रूप से टूटने का खतरा था। यह कॉलम उन सभी संघर्षों का गवाह था जो शहर ने झेले थे, और यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। इसकी मौजूदगी आशा की किरण थी, एक ऐसा प्रतीक जो विपरीत परिस्थितियों में भी बर्लिन के जुझारू भावना को नहीं तोड़ सका। यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत था जो एकता और स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। जहां बर्लिन वॉल बंटवारे का एक कड़ा प्रतीक था, वहीं विक्ट्री कॉलम एक विपरीत कहानी बयां करता है। यह उन सभी के लिए एक संदेश था कि विभाजन के बावजूद एकता और स्वतंत्रता की उम्मीद हमेशा जीवित रहती है। यह एक होने की चाहत रखने वाले बर्लिन के लिए एक स्थायी आशा का प्रतीक था, एक ऐसे शहर की अदम्य भावना का प्रमाण जो फिर से एक होने को बेताब था। यह कॉलम उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत था जो विभाजन के बावजूद एकता की उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे, और यह उन सभी के लिए एक संदेश था कि एकता और स्वतंत्रता की उम्मीद हमेशा जीवित रहती है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द वॉल, द विक्ट्री कॉलम इन अ रियूनिफाइड जर्मनी। 1989 में बर्लिन वॉल का गिरना जर्मन इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था, जिसने लगभग 3 दशकों से बंटे हुए शहर को फिर से एक कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने न केवल बर्लिन को, बल्कि पूरे जर्मनी को एक नई दिशा दी। इस घटना ने न केवल राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाए, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी लोगों को एकजुट किया। विक्ट्री कॉलम के लिए यह जर्मन एकता के प्रतीक के रूप में अपनी जड़ों की ओर वापसी का संकेत था। हालांकि अब यह एक जटिल और अक्सर परेशान करने वाले अतीत के भार को ढो रहा था। यह स्तंभ, जो पहले सैन्य विजय का प्रतीक था, अब एकता और पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने अतीत को याद करते हुए भविष्य की ओर देख सकते थे। अब यह बंटे हुए शहर के लिए आशा की किरण नहीं रहा, बल्कि अब विक्ट्री कॉलम दमन पर स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीत के प्रमाण के रूप में खड़ा था। यह स्तंभ अब उन मूल्यों का प्रतीक है जो जर्मनी ने अपने पुनर्मिलन के बाद अपनाए हैं। यह स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की जीत का प्रतीक है।
यह एक ऐसी जगह बन गई जहां पूर्व और पश्चिम बर्लिन के लोग एक साथ आ सकते थे, अपनी साझा विरासत का जश्न मना सकते थे और एक बेहतर भविष्य की ओर देख सकते थे। यह स्थान अब उन सभी के लिए एक मिलन स्थल बन गया है जो विभाजन के समय अलग हो गए थे। यहाँ लोग अपने पुराने दोस्तों और परिवार से मिल सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जर्मनी के पुनर्मिलन ने राष्ट्रीय कथा में विक्ट्री कॉलम के स्थान के पुनर्मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया। यह स्तंभ अब केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि एक जीवंत स्थान है जहां लोग सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और अपने इतिहास को समझते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने अतीत से सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि प्रशन सैन्यवाद और नाजी शासन के साथ इसका संबंध एक संवेदनशील विषय बना रहा, लेकिन इतिहास की जटिलताओं को स्वीकार करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी। यह स्तंभ हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल विजय और पराजय की कहानियों से भरा नहीं है, बल्कि यह उन जटिलताओं और संघर्षों का भी हिस्सा है जो हमें आज के समाज में समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज विक्ट्री कॉलम एक एकीकृत जर्मनी के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, एक ऐसा राष्ट्र जिसने अपने अतीत की गलतियों से सीखा है और एक अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्तंभ हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपने अतीत से सीख सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने देश की प्रगति और विकास का जश्न मना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और एकता की जीत हो सकती है। यह स्तंभ हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हम हमेशा एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा प्रतीक है जो हमें प्रेरित करता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।